Assalamu alaikum students, welcome back to Software Engineering Fundamental course. We are at lecture 31st. आज से ऑनवर्ड वेरी एक्साइटिंग जर्नी हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक वक्त आएगा, मतलब कि इस फेजेस के अंदर हम एक टाइम के ऊपर डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को, और उसमें बहुत सी चीज़ें डिस्कस करनी है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि इन सब फेज़ के ऊपर, ये जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का फेज़ है, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली आपने देखना है। उसकी रीज़न, बाकी रीज़न भी हो सकती है, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप। तो ये जो ऊप है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोर्स है, इसको आपने ग्रिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करने के लिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग में इसके जो इश्यूज़ हैं वो आपके यहीं पे रिजॉल्व हो सकते हैं। तो उसका जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, ऑफ कोर्स इतनी डिटेल में तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उसके जो बेसिक्स, जो इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक आर्किटेक्चर है, जो बेसिक चीज़ें इंशाल्लाह वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। और आप लोगों ने डेली बेसिस के ऊपर इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ट्राई योर लेवल बेस्ट के इसको आपने ग्रैस्प करें इन कंसेप्ट्स को। नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर आप इसी चीज़ को कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। वो कोडिंग जावा में या सी शार्प में या वट जो भी लैंग्वेज होगी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि इन कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना, फिर जाकर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना। लास्ट फेज़ में, मतलब जो लास्ट लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को पढ़ा था, और हमने कहा था कि इसके आगे हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को फर्दर नहीं देखेंगे। और उनमें से हमने पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर्स और लेयर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल को देखा था। पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर के लिए मैंने आपको कहा था कि डू रिमेंबर कि हम लोगों ने डेटा फ्लो जो डायग्राम थी उसमें क्या किया था। यहाँ भी आपको वही चीज़ नज़र आ रही थी कि जो फिल्टर्स हैं वो इनपुट लेते हैं डेटा की, और उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं। और वो प्रोसेसिंग में क्या होती है, प्रोसेसिंग में ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, आई होप कि अब आप क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे होंगे। उसके बाद जो फ़िल्टर है ये आउटपुट जनरेट करता है। इस फ़िल्टर की आउटपुट जो है कि दूसरी फ़िल्टर के तौर लिए एज एन इनपुट होती है। तो इस तरह से एक फ़िल्टर से दूसरे फ़िल्टर में डेटा मूव करता है, इन्फॉर्मेशन मूव करती है, वो थ्रू पाइप्स होती हैं। ये जो जितने भी फ़िल्टर्स हैं, एक फ़िल्टर को दूसरे फ़िल्टर्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता, लिहाजा यहाँ पे हम डिपेंडेबिलिटी हमें नज़र नहीं आती। और हमने इसके दो फ्लेवर्स देखे थे, एक पाइप एंड फिल्टर है, दूसरा फ्लेवर हमने ऐसे देखा नहीं था, लेकिन डिस्कस किया था बैच सीक्वेंशियल। और दोनों में हमने डिफरेंस में जानने की कोशिश की थी कि जो बैच सीक्वेंशियल है वो लीनियर स्ट्रक्चर है, मतलब उसमें आपको पैरेलल एक्टिविटी नज़र नहीं आती। जो पाइप एंड फिल्टर है, इसमें आप लोगों को पैरेलल में एक्टिविटी नज़र आती है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने लेयर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल को देखा। लेयर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल मैंने कहा, आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉट नेट फ्रेमवर्क, बहुत 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 से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जहाँ पे ये एप्लीकेबल है। और उसमें क्या था कि अपने आर्किटेक्चर को, एलिमेंट्स को, कंपोनेंट्स को लेयर में डिवाइड करें। हर फंक्शनैलिटी की इंडिविजुअल जो रिलेटेड फंक्शनैलिटी है उसको मैप करें लेयर्स के अंदर। और हमने बात की थी कि जो सबसे इनर लेयर होगी वो सिक्योरिटी की लेयर होगी, और जो सबसे आउटर लेयर होगी उसका मकसद होगा यूज़र इंटरफेस, इंटरेक्शन बिटवीन हम, जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा वो, और जो कि यूज़र है जो सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा, उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो हमारी जो बिल्कुल आउटर लेयर वो परफॉर्म करेगी। एक लेयर दूसरे लेयर को उससे सर्विसेज एक्वायर करेगी। तो लेयर ए लेयर बी से, लेयर बी लेयर सी से, सी डी से, इस तरह जो रिस्पॉन्ड होगा वो इसके रिवर्स में होगा। डी सी से कम्युनिकेट करेगा, सी बी से कम्युनिकेट करेगा, बी ए से कम्युनिकेट करेगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी हमने देखा परफॉर्मेंस इशू है, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है। और बहुत सी इसमें आपको चीज़ें नज़र आएंगी जो हमारे ख्याल में आपको ज़रूर दिखनी चाहिए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने किसी हाई लेवल लैंग्वेज पे काम अभी तक नहीं किया, जावा, सी शार्प या वटेवर जो भी लैंग्वेज बीसी है जो हाई लेवल लैंग्वेज है, और जहाँ पे ख़ास तौर पे हमारे पास डेटाबेस कनेक्टिविटी हम देख सकें, वो ऐसे हमारे पास चीज़ नहीं आई। तो इवन आपने डेटाबेस सिस्टम भी अभी नहीं पढ़ा, तो हमें ये हमारी लिमिटेशन है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करके नहीं दे सकते, लैब के फॉर्म में कोड करके नहीं दे सकते। तो ये था हमारा लास्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया कि हम शुरू करेंगे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का, और फिर देखेंगे कि फर्दर इस पर क्या है। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने सबसे पहले देखना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है क्या। अच्छा, आर्किटेक्चर में हम लोगों ने एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए, एलिमेंट्स के बीच में इंटरेक्शन आइडेंटिफाई किया। इंटरेक्शन में हम देखा कौन सी कंस्ट्रेंट्स, कौन सी आर्किटेक्चर पैटर्न्स हैं, स्टाइल्स हैं।
यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है, अब हमारे पास आर्किटेक्चर डिफाइन हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है कि अकेला आर्किटेक्चर की डेफिनेशन की मूव नहीं करना, हमने देखना कि को जो आर्किटेक्चर है उस आर्किटेक्चर के अंदर कौन से कंपोनेंट्स होंगे, वो जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, या और इसके साथ साथ इन ओवरऑल इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाइड मैनर में देखें तो आर्किटेक्चर के अंदर कंपोनेंट्स कौन से हैं, उन कंपोनेंट्स में रिलेशनशिप कौन सा है। ऑफ कोर्स जब हम रिलेशनशिप की बात करेंगे तो इनके बिटवीन हमें इंटरफेसेस चाहिए होंगे, और ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इस कंपोनेंट या सिस्टम के। ये जो प्रोसेस है जो इन सब चीज़ों को डिफाइन कर देता है, हम उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। अच्छा, अब जो हम आर्किटेक्चर लेवल पे थे वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, और जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन लेवल पे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर लेवल पे हम सॉफ्टवेयर को हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन देख रहे थे। अब मे बी आपके लिए एक नया वर्ड आ जाए एब्स्ट्रैक्शन। अब सिंपल वर्ड में ये कह लें कि हम हाई लेवल के ऊपर जाके सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहे थे। अब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में हम उसी डिज़ाइन को डिटेल में देखेंगे, डिटेल में फर्दर मूव करेंगे, उसकी फर्दर डिटेल में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे। तो ये काम हमने करना है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जी। एक्टिविटी नंबर 1, हम लोगों ने जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि डिवाइड एंड कॉन्कर के थ्रू सिस्टम को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हमने सिस्टम को डिकम्पोज करना है इनटू सब सिस्टम्स। अच्छा, वो जो डिकम्पोजिशन होगी वो हायरार्किकल होगी, मतलब हायरार्की में होगी, मतलब टॉप से बॉटम की तरफ होगी। जैसे मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो हमने आर्किटेक्चर की जो पार्टीशन की बात की थी, तो उसमें 2 किस्म की पार्टीशन आपने देखी थी, एक उसमें हायरार्किकल थी, एक उसमें वर्टिकल थी। आई होप कि आपको वो हायरार्किकल जो बात है, जैसे हम कहते हैं कि जी प्रोफेसर है, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर है, फिर लेक्चरर है, फिर लैब इंजीनियर है, इस तरह से नीचे मूव करते हैं। एक हायरार्की है, घरों में हायरार्की है, हमारे फादर हैं, मदर हैं, उसके बाद बड़े भाई ये फिर ऐसा करते से। तो हायरार्किकल डिकम्पोजिशन करनी हमने सिस्टम की, और वो जो डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमारे पास सब सिस्टम्स आएंगे, सब सिस्टम से फर्दर सब सिस्टम्स आएंगे। तो ये काम करना है। तो ये स्टेप नंबर 1 में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया सब सिस्टम। तो फर्ज करें मेरे पास एक सब सिस्टम ए है, दूसरा मेरे पास सब सिस्टम बी है, तीसरा हमारे पास ये सब सिस्टम सी है। अच्छा, फर्दर हम क्या करेंगे जी, इसके बाद हम लोगों ने कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। मतलब एक फंक्शनैलिटी है, वैसे कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं, जो अपनी वर्किंग के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। फ़र्ज़ करें मैं कंपोनेंट्स को कहता हूँ जी हमारे पास एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, उसके बाद ये फर्दर कंपोनेंट्स हैं, ये फर्दर कंपोनेंट हैं, इस तरह ये कंपोनेंट है, इस तरह ये कंपोनेंट है। तो हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। अब हमने करना क्या है, अब हमने देखना है ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो सिमिलर किस्म की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं। मे बी अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं ये एक सब सिस्टम के लिए यूज़ होंगे, मतलब इनकी फंक्शनैलिटी ऐसी है जो हमें रिक्वायर होगी सब सिस्टम ए में, और ये एक ऐसा कंपोनेंट है या मल्टीपल फर्दर कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी हमें चाहिए होगी बी में, और ये जो कंपोनेंट हमें नज़र आ रहा है ये हमें इसकी फंक्शनैलिटी में चाहिए होगी सी में। तो इस तरह से हम डिटरमिन करते हैं कि कौन से कंपोनेंट्स हैं, और उनको फिर जो सब सिस्टम्स हैं उनमें असाइन कर देते हैं। अच्छा, असाइनमेंट के बाद क्या होगा, सबसे पहले जो हमने डिकम्पोजिशन कर ली है, कंपोनेंट्स की आइडेंटिफिकेशन असाइनमेंट कर ली है। अब थर्ड नंबर पे क्या होगा कि ये जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमने डेफिनेशन में देखा था, कंपोनेंट्स के बीच में इंटरफेसेस होंगे। इंटरफेस क्यों होंगे, क्योंकि डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप्स होंगे। तो थर्ड जगह के अपन देखना चाहेंगे कि इन कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या हैं, मतलब ये कंपोनेंट्स कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, वो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो थर्ड स्टेप में कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशनशिप डिटरमिन किए जाएंगे, और फोर्थ एंड लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे ये जो कंपोनेंट्स हैं इनके बीच में कम्युनिकेशन आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब कि कौन सा कंपोनेंट किसके साथ कम्युनिकेट करेगा, और वो क्या ऑफ कोर्स जो कम्युनिकेशन होती है कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन या मैसेज पास हो रहा होता है। तो ये 4 किस्म के काम हम डिज़ाइन में करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया था, हमने सॉफ्टवेयर की डिकम्पोजिशन की थी इनटू सब सिस्टम्स। दूसरे स्टेप में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए, और इनमें से कौन से कंपोनेंट्स किस सब सिस्टम से
किस सब सिस्टम को असाइन होने चाहिए, और थर्ड नंबर पर इनके बीच में रिलेशनशिप्स क्या हो सकते हैं, और फोर्थ नंबर पर इन कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन क्या है। तो ये जो 4 एक्टिविटीज़ हमें नज़र आ रही हैं ये हमें करनी होती हैं हर डिज़ाइन के प्रोसेस के अंदर। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग कुछ जगह पे आपको नज़र आएंगे डिज़ाइन के ऑब्जेक्टिव्स और कुछ जगह कहा इसकी प्रॉपर्टीज़। अब क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टीज़ और ऑब्जेक्टिव यानी कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये आप ये कह लें कि जब हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे तो हर डिज़ाइन के अंदर ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लाजमी तौर पर देखनी है। तो टोटल 6 एलिमेंट्स हैं जो हमारे डिज़ाइन में होने चाहिए। अगर वो हमारे डिज़ाइन में नहीं है तो इसका मतलब है हमारे डिज़ाइन में कुछ फ्लॉ है, कोई प्रॉब्लम है जो अभी नहीं तो कम से कम आगे जाकर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये वो जो चीज़ें हैं हम देखने की कोशिश करेंगे। तो वो कुछ ये 6 एलिमेंट्स हैं जो बेसिकली अगर आप गौर करें तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आप इसे कह सकते हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं फिलहाल, ठीक है जी, NFR। तो सबसे पहला आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है दैट इज़ करेक्टनेस। अब इस करेक्टनेस से मतलब क्या है? इस करेक्टनेस से मतलब ये है कि हमारा जो डिज़ाइन है, जो हमने डिज़ाइन किया है, जो डिज़ाइन करने जा रहे हैं, वो मैप करेगा रिक्वायरमेंट्स को, यानी कि हर रिक्वायरमेंट मैप करेगी डिज़ाइन के अंदर। आपको मैंने बताया था कि ये जो फेजेस हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, ये एक दूसरे के साथ मूव करती हैं। मतलब डिज़ाइन ड्रिल डाउन करेगा आर्किटेक्चर में, रिक्वायरमेंट ड्रिल डाउन करेगा डिज़ाइन में, डिज़ाइन ड्रिल डाउन करेगा कोड में, कोड ड्रिल डाउन करेगा टेस्टिंग में। तो इस तरह से हम लोगों ने रिक्वायरमेंट्स जो स्पेसिफाई करनी है तो हर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को हम फ्लो करते डिज़ाइन में लेके आएंगे। तो ये चीज़ अगर हो रही है कि सब के सब रिक्वायरमेंट्स डिज़ाइन में मैप हो रही हैं तो फिर हम कहेंगे, हम कह सकते हैं, हम कहेंगे कि हमने जो डिज़ाइन क्रिएट किया है, डिज़ाइन जो किया है ये करेक्ट है। ठीक हो गया? करेक्टनेस देखी जाएगी विद रिस्पेक्ट टू मैपिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स इनटू डिज़ाइन। दूसरे नंबर पर हमें यहाँ पर जो चीज़ नज़र आ रही है दैट इज़ वेरीफाइबिलिटी। अब वेरीफाइबिलिटी से मतलब क्या है? वेरीफाइबिलिटी से मतलब कि ये है कि ये जो हमने रिक्वायरमेंट को मैप किया है, हमने जो रिक्वायरमेंट को डिज़ाइन में मैप किया है, अब हम कैसे वेरीफाई करें कि ये मैप हो गया है। मतलब कोई हमारे पास अगर आसान सा कोई तरीका हो, आसान सा कोई मेथड हो, बड़ी आसानी के साथ इजीली हम ये बता सकें, हम ये वेरीफाई कर सकें कि जिस सब की सब रिक्वायरमेंट्स डिज़ाइन में मैप हो गई है। अगर ये काम आसानी के साथ चेक किया जा सके, वेरीफाइबिलिटी में क्या होगा? वेरीफाइबिलिटी में ये होगा कि हर रिक्वायरमेंट को डिज़ाइन पे मैप को वेरीफाई करना, यानी कि इस चीज़ को वेरीफाई करना कि तमाम रिक्वायरमेंट्स डिज़ाइन तक पहुंच चुकी हैं, ये एक चीज़ कहलाती है वेरीफाइबिलिटी। अब वेरीफाइबिलिटी का एलिमेंट क्या होगा कि ये अब हम वेरीफाई तो हमने करना है, क्वेश्चन है कि कितनी आसानी के साथ ये चीज़ वेरीफाई की जा सकती है। मतलब जितनी आसानी के साथ ये चीज़ वेरीफाई की सकती है कि तमाम रिक्वायरमेंट्स डिज़ाइन में मैप कर गई हैं, दैट कंसेप्ट इज़ वेरीफाइबिलिटी। मतलब हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि बिल्कुल जी ऐसा ही हुआ कि ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स थी, ये सारी मैप हो चुकी हैं डिज़ाइन के अंदर, दैट इज़ वेरीफाइबिलिटी। अब थर्ड नंबर पे जी कंप्लीटनेस। अब व्हाट डज इट मीन? हर डिज़ाइन के अंदर सब सिस्टम था। अगर आप देखें जो हमने इसको डिकम्पोजिशन की थी, हर सब सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स थे। तो कंप्लीटनेस का मतलब ये है कि एक सब सिस्टम को, एक डिज़ाइन को जो कंपोनेंट्स चाहिए थे वो सारे के सारे अब यहाँ पे हम ये वेरीफाई करेंगे कि वो तमाम कंपोनेंट्स जो सब सिस्टम ए का पार्ट थे, बी का पार्ट थे, सी का पार्ट थे, वो बिल्कुल यहाँ पे मैप हो चुके हैं। यानी कि हर सब सिस्टम के अंदर हर सब सिस्टम कंप्लीट है कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंगली। इन कंपोनेंट्स में जो कम्युनिकेशन चाहिए था वो भी आइडेंटिफाई हो चुका है, इनमें जो रिलेशनशिप चाहिए था वो भी आइडेंटिफाई हो चुका है, इनमें जो इंटरफेस है वो भी आइडेंटिफाई हो चुके हैं। तो कंप्लीटनेस को हम देखेंगे इस सेंस में। तो कंप्लीटनेस में भी हम वेरीफाई कर रहे हैं कंपोनेंट्स को इनटू डिज़ाइन। फोर्थ नंबर पे ट्रेसिबिलिटी है। अब ट्रेसिबिलिटी का मतलब क्या था? हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर 1, हमारे पास रिक्वायरमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब हमने यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है मल्टीपल किस्म का। फर्ज करें हमारे पास ये एक सब सिस्टम है, एक हमारे पास ये सब सिस्टम है, हमारे पास ये एक सब सिस्टम है। तो अब हम ट्रेसेबल कर सकते हैं। मतलब करेक्टनेस में हमने मैप किया था कि तमाम रिक्वायरमेंट्स डिज़ाइन तक पहुँच चुकी हैं, डिज़ाइन तक डिज़ाइन की जा चुकी हैं। अब हमने इसका रिवर्स करना है। अब हम देखेंगे कि हर जो डिज़ाइन का एलिमेंट है वो ट्रेसेबल किया जा सके
उसकी कंसर्न्ड रिक्वायरमेंट्स को, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ ये हमारे पास सब सिस्टम ए है, ये हमारे पास सब सिस्टम बी है और ये सब सिस्टम सी है। तो सब सिस्टम सी की मैपिंग होगी इसके साथ और उसके बाद बी की मैपिंग होगी इनके साथ। तो ये जो ट्रेसेबल कर सकते हैं ये जो एलिमेंट डिज़ाइन हमने किया था इसका ताल्लुक किस रिक्वायरमेंट के साथ है, इस चीज़ को हम ट्रेसेबिलिटी कह देते हैं, यानी कि रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। इसका बेनिफिट क्या है, या इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि फ़र्ज़ करें हमने डिज़ाइन किया, उस डिज़ाइन को जब हमने कोड में इम्प्लीमेंट किया तो पता लगा तो ये तो हमारे लिए एरर या डिफेक्ट आ गया इसमें। तो अब हम इसको ट्रेस बैक करेंगे। ट्रेस बैक में देखेंगे कोडिंग, जब ये इस कंप्यूटर कोड किया है इसके पीछे डिज़ाइन किया था। जब हम फ़र्ज़ करें हम जाएंगे तो पता लगा कि डिज़ाइन सी में हमें फॉल्ट नज़र आया, तो फिर हम देखेंगे कि सी के बैक पे कौन सी रिक्वायरमेंट थी जिसको इम्प्लीमेंट किया है। तो हमें पता लगा रिक्वायरमेंट नंबर 3 थी, जिसकी वजह से यहाँ से हमें आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि क्या रिक्वायरमेंट चेंज की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, या डिज़ाइन में एरर इंट्रोड्यूस किया उसकी वजह से हुआ, या कोडिंग में इसकी गलती की गई है। तो इस तरह से हम ट्रेस बैक कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये ट्रेसेबिलिटी इसका फोर्थ एलिमेंट है या फोर्थ ऑब्जेक्टिव या प्रॉपर्टी है जो हर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में होनी चाहिए। फिफ्थ नंबर पे जी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से मतलब है कि हो सकता है स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, लेकिन बेसिकली यहाँ पे हम स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं देखते। यहाँ पे हमारा मतलब ऑफ कोर्स वो भी इसका पार्ट है, लेकिन यहाँ पे हमारा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको कितने अच्छे तरीके से हमने यूटिलाइज़ किया है। जो डिज़ाइन करते हुए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, मेमोरी रिसोर्सेज हैं, बाकी रिसोर्सेज हैं, कितना एफिशिएंटली हमने उनको यूज़ किया है, कितने अच्छे तरीके से हमने उसको यूज़ किया है, दैट इज़ एफिशिएंसी। और आखिर सिंपलिसिटी, डू कीप इट सिंपल। ये डिज़ाइन प्रिंसिपल है, कीप इट सिंपल स्टूपिड। ये स्टूपिड भी इसी का वर्ड है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपलिसिटी इसमें क्या है, डिज़ाइन शुड बी सिंपल। आप ये साबित करने के लिए कि मैं बहुत बड़ा डिज़ाइनर हूँ, आप एक हेलो वर्ल्ड भी एक कम्प्लेक्स तरीके से डिज़ाइन, आप उसको डिज़ाइन करते हैं, हालांकि हेलो वर्ल्ड को डिज़ाइन करने की ज़रूरत क्या है, आप उसको भी डिज़ाइन करें, उसका फंक्शन लिख दें, उस फंक्शन के पीछे कोई क्लास लिख दें, उस क्लास को फिर आप डिज़ाइन कर दें, और सिर्फ ये बताने के लिए कि आप बहुत बड़े किस्म के डिज़ाइनर हैं और सिस्टम को कम्प्लेक्स कर दें। प्लीज़ डोंट डू दैट। बिल्कुल जो जहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है वो काम ना करें, बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन करें। ये एक वक्त आएगा आप देखेंगे डिज़ाइन कम्प्लेक्स होते होते बहुत कम्प्लेक्स हो चुका होगा। अगर आप शुरू में ही इसको इतना कम्प्लेक्स कर देंगे तो फिर आगे जाके इसके साथ क्या होने जा रही है आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो डिज़ाइन मस्ट बी सिंपल एज पॉसिबल, एज जितना हो सकता है तो इसको सिंपल होना चाहिए। तो ये 6 प्रिंसिपल्स हैं, 6 प्रिंसिपल तो नहीं है मुझे कहना चाहिए, ये 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं, 6 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में होनी चाहिए या देखी जाएगी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अच्छा जी, अब हम कुछ प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स की। अच्छा, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रिंसिपल में बेसिक क्या है, ये हमें कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। अगेन ये रूल रेगुलेशन नहीं है, गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस अगर फॉलो करेंगे तो जैसे नसीहत है, अगर आप नसीहत को फॉलो करेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं फॉलो करेंगे तो आप आगे जाके प्रॉब्लम में फंसने जा रहे हैं। तो अब हमने कहा जी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में हमने क्या करना है, सॉफ्टवेयर को डिकम्पोज करना है। वेल एंड गुड जी, कर लेते हैं सॉफ्टवेयर डिकम्पोज। अब क्वेश्चन है कैसे डिकम्पोज करें। तो हमारे जो सीनियर हैं, जो सीनियर डिज़ाइनर्स हैं, उन्होंने अपनी लाइफ जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन आर्किटेक्चर पे लगा दी है, उन्होंने सॉफ्टवेयर को डिकम्पोज करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी हैं। मतलब उनके मुताबिक कि जो सिस्टम की रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी है और बिहेवियर है मॉड्यूल्स के अंदर, इसको कैसे डिकम्पोज करना है, उन्होंने इसके लिए हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी हैं। ठीक है जी, अगेन गाइडलाइंस है, नो रूल रेगुलेशन। अब वो गाइडलाइंस क्या करेंगी, गाइडलाइंस हमें ये बताएंगी कि कौन सा ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए डिकम्पोजिशन का, और हमने डिसाइड करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस मॉड्यूल में होनी चाहिए और ये मॉड्यूल रिजल्टिंग मॉड्यूल में क्या इन्फॉर्मेशन देगा। इस किस्म की चीज़ें जो है ना डिज़ाइन प्रिंसिपल में हमारे पास आती हैं। अब वो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स कितने किस्म में जी, अब आप देखें तो ये आपको 6 प्रिंसिपल्स ही यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। अब ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्रॉपर्टीज़ नहीं है, दैट आर प्रिंसिपल्स। जब हम रूल्स प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो किसी को वायलेट करेंगे तो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू बी इन प्रॉब्लम। तो इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है मॉड्यूलैरिटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, वो टोटली मॉड्यूलैरिटी पे होगा। सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल्स में डिवाइड करें। अब मॉड्यूलैरिटी क्या होती है हम इसकी बात करेंगे। तो इसमें हम कपलिंग, कोहेजन, इसकी चीज़ों को देखेंगे। अगेन इसमें हमें प्रॉब्लम आएगी कि हम जो कि किसी हाई लेवल लैंग्वेज के लिए देखेंगे। मैं फिर भी कोशिश करूँगा
एक C++ की क्लास लिखकर आपको समझा सकूं कि कपलिंग क्या है, कोहेजन क्या है, मॉड्यूलरिटी क्या है। उसके बाद है इंटरफेसेस, मतलब एक मॉड्यूल ने, एक सबसिस्टम ने दूसरे सबसिस्टम से कम्युनिकेट करना है, एक कंपोनेंट ने दूसरे कंपोनेंट से कम्युनिकेट करना है, तो उसमें कुछ इंटरफेसेस होंगे। इंटरफेसेस के थ्रू कम्युनिकेशन होगी। आप ये कह लें कि एक डिब्बा है, उस डिब्बे में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन दो डिब्बों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है, उसके बीच में कोई पाइप लगा दी है, कुछ ना कुछ ऐसा जिसकी वजह से कम्युनिकेशन हो रही है, वो इंटरफेस है। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड नंबर पे है, ये आगे ये आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में पढ़ना, इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या हमारे पास आ जाती है, इसको देखेंगे। उसके बाद इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट है, और फिर एब्स्ट्रैक्शन और जनरलिटी है। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट आप लोगों ने या हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हम बात कर रहे थे एजाइल की, किस सॉफ्टवेयर की जो फेज डेवलपमेंट में हमने देखा था आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट है। तो इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट ये वही है जो आप देख चुके थे। फिर है एब्स्ट्रैक्शन। मैंने भी आपको आज इस लेक्चर में बताया था जी कि सॉफ्टवेयर जो है आर्किटेक्चर लेवल पे हम उसका हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में उसका डिज़ाइन देखते हैं। मैंने साथ ही कहा था एब्स्ट्रैक्शन आपके लिए एक नया वर्ड आ गया है, तो इसको भी डिटेल में देखेंगे, डेफिनेटली डिज़ाइन के फेज में देखेंगे। और आखिर में जनरलिटी। जब हम लोग यूज़ केस डायग्राम पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे जनरलाइजेशन का कंसेप्ट देखा था, और मैंने आपको कहा था, मैं फिलहाल इसको स्किप कर रहा हूँ, मैंने कहा था एग्जाम्पल, मैंने कहा था एक एक्टर दूसरे एक्टर को इनहेरिट कर सकता है, ये जनरलाइज हो सकता है। इस तरह जो यूज़ केसेस हैं वो भी आपस में जनरलाइज रिलेशनशिप में आ सकते हैं। तो जनरलाइजेशन मैंने कहा था कि मैं आपसे डिस्कस करूँगा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में, तो दैट इज़ जनरलिटी। जो आपको यहाँ पे जनरलाइजेशन नज़र आ रही है वही जनरलाइजेशन है जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो गाइस दीज आर 6 प्रिंसिपल्स। हर एक प्रिंसिपल्स को लेंगे, और नेक्स्ट हमारे 2 to 3 लेक्चर जो है वो टोटली डिज़ाइन प्रिंसिपल्स पे होंगे, ताकि जब हम ये डिज़ाइन करें तो चेक करें कि इनमें से कोई ऐसा प्रिंसिपल तो नहीं है जो हमने वायलेट कर दिया है। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं जी आज का पहला टॉपिक, पहला प्रिंसिपल, दैट इज मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी सिंपल वर्ड में आप क्या समझ सकते हैं। मॉड्यूलरिटी का मतलब है कि कंपोनेंट्स में हमने क्या देखा था कि वो तमाम कंपोनेंट्स जो सिमिलर किस्म के टास्क परफॉर्म करते हैं, हमने उनको एक सब सिस्टम में असाइन कर दिया था। यहाँ पे उसका रिवर्स है। यहाँ पे उसका रिवर्स से मतलब ये है कि ऐसे सिस्टम जो अनरिलेटेड है, मतलब उनमें रिलेशनशिप बनता है, उनको सेपरेट कर दें, या दूसरे वर्ड में आप कहते हैं कि सेपरेशन कर दें कंसर्न को। अब मैं इसको एग्जांपल को समझाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा वहाँ सबको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। हम अपनी वेब एप्लीकेशन की बात की थी जब हमने 3 टियर आर्किटेक्चर की बात की थी, याद है कुछ? उसमें हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर थी, बिजनेस लेयर थी, और डेटा मैनेजमेंट लेयर थी। ठीक हो गया। अब मैं वही लेयर आपके पास यहाँ पे लेके आता हूँ। तो हमारे पास पहली लेयर है जी प्रेजेंटेशन की लेयर, दूसरी लेयर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी बिजनेस लेयर, और थर्ड लेयर जो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी दैट इज डेटा लेयर। लीजिए ये हमारे पास लेयर आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, वो चीज़ें जो कि मतलब कि हमने सेपरेट कर देना है उन एस्पेक्ट को जो दूसरे एस्पेक्ट से डिफरेंट है। एग्जांपल है, पीएल के अंदर हम वो तमाम एलिमेंट्स लेके आएंगे, हम वो तमाम टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, हम अपनी वो तमाम कंपोनेंट्स या तमाम वर्किंग लेके आएंगे जिनका ताल्लुक सिर्फ प्रेजेंटेशन के साथ होगा। ठीक है। अभी तक मैंने आपको बताया तो जो प्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं वो हमारे पास जो लैंग्वेज हैं HTML है, HTML5 है, और इसके साथ साथ आप देखें कि हमारे पास HTML है, सिंपल HTML भी है, HTML5 भी है। उसके बाद हमारे पास ये CSS आ जाता है, हमारे पास फोटोशॉप आ जाता है, और भी बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, विंडो फॉर्म है। ठीक है। तो ये है जी इस चीज़ के साथ। उसके बाद है बिजनेस लॉजिक। तो बिजनेस लॉजिक हमने कैसे इंप्लीमेंट की है, उसके भी हमारे पास बहुत से तरीके हैं जिसके साथ इंप्लीमेंटेशन ये हुई है। अच्छा, उसके बाद फिर फर्दर हमारे पास आ जाता है डेटा लेयर। तो डेटा लेयर फ़र्ज़ करें हम लोगों ने SQL सर्वर के थ्रू किया हुआ है, या हमने इसको ओरेकल के थ्रू किया हुआ है। ओरेकल। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, अब हम लोगों ने सेपरेट कर दिया इन फंक्शनैलिटी को विद रिस्पेक्ट टू देयर टीयर्स या लेयर्स। अच्छा, अब इसमें हमने कहा था कि कीपिंग सेपरेट द वेरियस अनरिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ अ सिस्टम। अब आप देखिए कि हम लोगों ने HTML को, CSS को बिजनेस लॉजिक में नहीं लेके गए,
क्योंकि इसका कंसर्न उसके साथ नहीं था। अब यहाँ पे सेपरेशन ऑफ कंसर्न से मतलब क्या है? सेपरेशन ऑफ कंसर्न से मतलब ये है बिजनेस लेयर को इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए कि जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो HTML की डेवलप हुई पड़ी है, HTML5 की है, CSS की है, फोटोशॉप की है, विंडो फॉर्म की है, सिल्वरलाइट की है, इनका मिक्सर है। बिजनेस लॉजिक को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसी तरह से बिजनेस लॉजिक को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि जो डेटा लेयर है वो इम्प्लीमेंट हुआ है एक्सेस के साथ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ हुआ है, SQL के साथ हुआ है, ओरेकल के साथ हुआ है, MySQL के साथ हुआ, उसका ये कंसर्न नहीं है, उसका ये प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। एग्जांपल है कि इसकी कम्युनिकेशन इसके साथ हुई इंटरफेस के थ्रू, इसकी कम्युनिकेशन के साथ हुई है। जहाँ तक ये इंटरफेसेस में चेंज नहीं आता, ये जो PL BL के बीच में, BL और DL के बीच में इंटरफेसेस है, जहाँ तक इन इंटरफेसेस में चेंज नहीं आता, अब इंटरनली जो डिफरेंट लेयर्स हैं, मतलब प्रेजेंटेशन लेयर है, अगर फ़र्ज़ करे वो कोई और टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहती है अपनी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो बिजनेस लेयर को और डेटा लेयर को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस तरह से डेटा लेयर फ़र्ज़ करें वो कल को कहते हैं MySQL को हम सपोर्ट नहीं करते, तो प्रेजेंटेशन लेयर को, बिजनेस लेयर को इससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि आप इसको क्यों नहीं यूज़ कर रहे। ठीक है, मतलब आपको अपना काम करना है जो यहाँ पे है, जो हम रियल में कहते हैं कि एक बंदे की पर्सनल लाइफ तो उसको डिस्टर्ब ना करो, उसमें झांकने की कोशिश ना करें। तो यहाँ पे भी यही है कि जो एक लेयर का जो कंसर्न है उसी के साथ होना चाहिए। आपको इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए कि वो कैसे इंप्लीमेंट हुई है। आपको सिर्फ ये कंसर्न होना चाहिए कि हमारे दरमियान जो इंटरफेस हमने जो एक एग्री अपॉन किया तो वो बिल्कुल सही काम कर रहा है, बाकी सब चीज़ें इसका पार्ट नहीं है। तो मॉड्यूलैरिटी है। अब सॉफ्टवेयर की मॉड्यूलैरिटी करने का कैसे किया जाता है? सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल में डिवाइड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है और दोनों लाजमी है। इसका मतलब ये नहीं बस कोई एक चीज़ चाहिए, एक चीज़ नहीं चाहिए। तो दो एलिमेंट्स हैं, दो रूल्स हैं, दो प्रिंसिपल्स हैं, ये दोनों के दोनों हमें चाहिए होती है। एक को हम कहते हैं जी कपलिंग, एक को हम कहते हैं जी कोहेजन। ठीक है जी, आज के इस लेक्चर में मैं जस्ट डिस्क्राइब करूंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा कपलिंग की। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में कपलिंग और कोहेजन इन दोनों को डिटेल में देखेंगे। तो अब आई होप कि अब मॉड्यूलैरिटी आपको क्लियर हो चुकी होगी। सेपरेशन ऑफ कंसर्न, इसको सेपरेशन ऑफ कंसर्न को हम आसानी के लिए कहते हैं SOC। ठीक है जी, तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न है, इसका जो आसान वाला SOC है सेपरेशन ऑफ कंसर्न के लिए। तो अब हम बात करते हैं जी कपलिंग क्या चीज़ है। कपलिंग कहते हैं मॉड्यूल्स के बीच में, ये जो हमने डिकम्पोजिशन की है इनके बीच में डिपेंडेंसी, मतलब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे किस हद तक डिपेंडेंट है। अच्छा, अब ये चीज़ हमारी बीच मिस हो गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई इतना औखा काम जब हम बात कर रहे हैं कि यार इससे कंसर्न आखिर क्यों, इसका क्या बेनिफिट है, मॉड्यूलैरिटी करने का क्या बेनिफिट होगा, सॉफ्टवेयर को डिकम्पोज करने का क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि फ़र्ज़ करें अब हमारे पास ये प्रेजेंटेशन लेयर, मैं अगर सिर्फ समझना चाहता हूँ किसी सिस्टम में प्रेजेंटेशन लेयर को, तो मेरा पूरा का पूरा सिस्टम समझने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करना है प्रेजेंटेशन लेयर को, उसकी टेक्नोलॉजी को, उसकी टेक्निक्स को, और बाकी जो बिजनेस लेयर में क्या हो रहा है, डेटा लेयर में क्या हो रहा है, हमारा फिलहाल प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सिर्फ एक मॉड्यूल को, एक सब सिस्टम को हम सिर्फ देखेंगे, समझेंगे। लिहाजा इससे क्या होगा, चीज़ें ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगी और ईजी टू डेवलप हो जाएंगी। अगर फ़र्ज़ करें कल को हमें पता लगता है जी कि हमें किसी नई डेटा के साथ काम करना है, तो हम बाकी लेयर से कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ डेटा लेयर के साथ काम करेंगे, बजाय के मैं पूरा का पूरा सिस्टम उखाड़ के रख दूँ और सब इसमें काम करना शुरू कर दें। प्लीज हमें ये बेनिफिट हो गया कि हमें डेवलपमेंट और अंडरस्टैंडिंग आसान होगी। दूसरे नंबर पे जी फ़र्ज़ करें कि जैसे ही हम लोगों ने सिस्टम को लॉन्च किया तो पता ये चला कि फिगर्स कहाँ पे आ रही हैं, डायग्राम कहाँ पे आ रही हैं, टेबल्स कहाँ पे आ रहे हैं, इनके बीच में प्रॉपर डिस्प्ले नहीं हो रही। तो फिर हम किस चीज़ को जाके चेक करेंगे, किस चीज़ को जाके वेरीफाई करेंगे प्रॉब्लम कहाँ पे आया है? हम सिर्फ प्रेजेंटेशन लेयर को जाके देखेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने को डेटा फैच किया कि बताएं जी इलेक्शन कमीशन का 2000 की ये जो इलेक्शन हुआ था उसमें से कौन से पार्टी ने हिस्सा लिया। जैसे हमने इसको क्यूरी किया, पता लगा डेटा करेक्ट हमारे पास नहीं आया, तो फिर हम जाके सिंपली क्या करेंगे, डेटा लेयर में जाके देखेंगे डेटा में क्या प्रॉब्लम आया। तो फॉल्ट को आइसोलेशन आसान हो गया। जैसे गाड़ी है, गाड़ी की देखें कार है, उसकी मॉड्यूलेशन कैसे की जाती है, उसके इंजन का अलग पार्ट है, उसके डोर्स का अलग पार्ट है, बॉडी का अलग पार्ट है, ब्रेक्स का अलग पार्ट है, टायर्स का अलग पार्ट है, गियरिंग का अलग पार्ट है। तो इस तरह से मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया कार को। जैसे हम देखते हैं कार जो हम कहते हैं फ़र्ज़ करें जो गाड़ी है वो सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं कर रही, वो सिर्फ मसला नहीं कर रही, हम सिर्फ उसके जाके इंजन को देखेंगे। गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम काम करे, हम सिर्फ ब्रेक्स को जाके देखेंगे। तो फॉल्ट की आइसोलेशन, फॉल्ट को अंडरस्टैंडिंग, फॉल्ट का सोल्यूशन हमें आसान हो गया मॉड्यूलैरिटी की फॉर्म में। और थर्ड नंबर पे है कि चेंज। फ़र्ज़ करें जी कि हमें नज़र आ रहा है
कि हमारी जो बिज़नेस लेयर है उसमें चेंज आ गया, मसलन रूल रेगुलेशन चेंज हो गया ऑर्गेनाइजेशन के, हम क्या करेंगे, सिर्फ बिजनेस लेयर को नई उसमें इंप्लीमेंट कर देंगे, उसमें अपडेट कर देंगे, उसमें सिस्टम में सिर्फ उसको चेंज करेंगे, प्रेजेंटेशन लेयर को कुछ भी नहीं होगा, डेटा लेयर को कुछ भी नहीं होगा, और ये सिस्टम एज इट इज़ वैसे काम करता है जैसे ये। तो ये हमें बेनिफिट मिल गया। अगर हम इसको मॉड्यूल में डिवाइड ना करते तो हमें सारा का सारा सिस्टम की चेंज मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो ये बेनिफिट हमें हो गया अगर हम मॉड्यूलरिटी की तरफ जाते हैं। आइए वापस आए कपलिंग की तरफ। तो मैंने भी आपको बताया था कपलिंग क्या है। कपलिंग सॉफ्टवेयर के जो मॉड्यूल्स हैं जो अभी हमने डिकम्पोजिशन की है उनके बीच में जो डिपेंडेंसी है, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे किस हद तक डिपेंडेंट है, ये चीज़ आइडेंटिफाई करना, इसे कहते हैं जी कपलिंग। अब मैं आपको एक सिस्टम दिखाता हूँ, इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं, ये 4 एलिमेंट्स कह लें। फिलहाल ये टेक्निकल यूज़ करना हमारा मकसद नहीं है। फ़र्ज़ करें जी हमारे पास एक सिस्टम या कंपोनेंट ए है, एक हमारे पास कंपोनेंट बी है, एक कंपोनेंट सी है और एक कंपोनेंट डी है। अब ज़रा आप गौर कीजिएगा कि इसके बीच में हमने कंपोनेंट डिफाइन कर दिया, लेकिन इनके बीच में किसी किस्म की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब आपको यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नज़र नहीं आ रही। ये ऐसे ही है कि एक यूनिवर्सिटी का सिस्टम है, उसमें टीचर एक कंप्लीट कंपोनेंट है, स्टूडेंट एक कंप्लीट कंपोनेंट है, कोर्स एक कंप्लीट कंपोनेंट्स है, रिजल्ट एक कंप्लीट कंपोनेंट है, टाइम टेबल कंप्लीट कंपोनेंट है, एग्जामिनेशन एक कंप्लीट कंपोनेंट है, लेकिन इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। टीचर कम्युनिकेट नहीं करता स्टूडेंट के साथ, टीचर कोर्स नहीं पढ़ाता, बच्चे कोर्स नहीं पढ़ते, ना इनका एग्ज़ाम होता है, ना टीचर पेपर बनाता, ना स्टूडेंट पेपर देते हैं। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? मतलब दुनिया के अंदर गाड़ियाँ भी हैं, रोड्स भी हैं, लेकिन ना गाड़ियों को रोड्स के साथ कम्युनिकेट करता, ना रोड्स गाड़ी के साथ कम्युनिकेट करती हैं। तो दैट इज़, ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही, दैट इज़ डायग्राम ऑफ ज़ीरो कपल्ड। तो एक बात मेक श्योर कर लीजिएगा, कभी भी सॉफ्टवेयर को हम ज़ीरो कपल्ड नहीं कर सकते, नेवर एवर। अगर ज़ीरो कपल्ड हो गया तो एटलीस्ट वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा, कोई अलग ही चीज़ है, जैसे मैंने अभी आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्पल दी है। तो ये है अनकपल्ड, इनमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। दूसरे नंबर पे जी लूजली कपल्ड। लूजली कपल्ड का मतलब है कम्युनिकेशन है, डिपेंडेंसी है, लेकिन बहुत टाइट डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, इस मामले में जो ए मॉड्यूल है वो बी मॉड्यूल पे कम्युनिकेट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में डिपेंडेंसी, आप ये कह रहे हैं कि ए को अपनी वर्किंग के लिए बी की ज़रूरत है, आप ये कह सकते हैं कम्युनिकेशन है। अब बी सी पे डिपेंडेंट है, सी बी पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरह से डी सी पे डिपेंडेंट है और सी डी पे डिपेंडेंट है। तो ये आपको नज़र आ रही है, कपलिंग डिपेंडेंसी नज़र आ रही है, बट कम है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। और सबसे वर्स्ट में आपको बताते हैं जी हाईली कपल्ड। हाईली कपल्ड में ज़रा गौर कीजिएगा कि हमारे पास ये अगेन एक का कंपोनेंट है, एक का मॉड्यूल है, कंपोनेंट तो नहीं कहना चाहिए, मॉड्यूल को हम मॉड्यूल के बीच में डिपेंडेंसी देख रहे हैं ना, ए है, बी है, सी है और डी है। तो इसको हम कहते हैं जी हाईली कपल्ड सिस्टम। हाईली कपल्ड सिस्टम से मतलब है कि इनमें जो मॉड्यूल्स हैं उनमें टाइट किस्म की कपलिंग है। तो अब आप ये देख सकते हैं ए बी पे डिपेंडेंट है, बी ए पे डिपेंडेंट है। इस तरह बी और सी के बीच में डिपेंडेंसी देखें, डी और सी के बीच में डिपेंडेंसी देखें, ए और डी के बीच में डिपेंडेंसी देखें, डी और बी के बीच में डिपेंडेबिलिटी देखें। अच्छा, अब क्वेश्चन है व्हाट वी वांट, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। जब हम सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा सॉफ्टवेयर लूजली कपल्ड होना चाहिए। ठीक है जी, व्हाट डू वी वांट, लो कपलिंग। हम चाहते हैं कि लो कपलिंग हो, मतलब ज़ीरो कपलिंग तो हो नहीं सकती, हम कभी भी हाई कपलिंग नहीं चाहते। क्या वजह है, क्या ऐसी वजह है कि हम हाई कपलिंग नहीं चाहते। नंबर 1, रिप्लेसिबिलिटी, रिप्लेसेबल। अच्छा जी, अब फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं इस मॉड्यूल बी को रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो जैसे इस मॉड्यूल को बी रिप्लेस करूँगा मॉड्यूल जी के साथ, आपके ख्याल में क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब देखिए जो बी था वो डिपेंडेंट था ए के ऊपर भी, जो बी है वो उनके बीच में डिपेंडेंसी सी के साथ भी है, और जो बी है उसकी डिपेंडेंट डी के साथ भी है। तो जब मैं रिप्लेस करूँगा बी को जी के साथ, तो ये सारी की सारी डिपेंडेबिलिटी को रीटेस्ट करना पड़ेगा कि वो डिपेंडेबिलिटी का क्या बना। जितनी ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी होगी, डिपेंडेंसी होगी, उतना ज़्यादा रिप्लेसबिलिटी कम होगी। लिहाजा अगर हम चाहते हैं सॉफ्टवेयर के किसी मॉड्यूल्स को, जैसे मैंने अभी कहा था कि मॉड्यूल क्यों करते हैं, मॉड्यूलरिटी में इसलिए करते हैं कि अगर हमें कोई चेंज करनी पड़े तो चेंज की जा सकती है, तो लेकिन अगर सिस्टम हाईली कपल्ड होगा तो चेंजेस उसमें नहीं हो सकती।
तो सॉफ्टवेयर को रिप्लेस या मॉड्यूल्स को रिप्लेसेबल करने के लिए ज़रूरी है कि उसमें लूजली कपल्ड होना चाहिए। एग्जांपल है, यहाँ पे अगर मैं एक और रिप्लेस करूँगा तो एक और रिप्लेस करने से बी इफेक्ट होगा, तो बी को हम उसके इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं एज कम्पेयर टू जब यहाँ पे जो बी क्रिएट हुआ उसके साथ। दूसरा जी चेंज, अगेन जी चेक कीजिएगा, अगर मैं सी को चेंज करता हूँ तो सी को चेंज करने से इसका जो बी का बिहेवियर उसको रीटेस्ट करना, उसको दोबारा देखना पड़ेगा, और सी को डी के साथ देखना पड़ेगा, और डी अगेन बी पे रिप्लेसेबल है। तो ये जैसे एक जगह चेंज करने से मल्टीपल जगह पे इफेक्ट आ रहा है, तो अगर ये काम हो रहा है कि मेरे चेंज करने से बहुत से लोग इफेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सिस्टम आसानी के साथ चेंजेबल नहीं है। अच्छा, उसके बाद टेस्टेबल, अगर फ़र्ज़ करें मैंने कुछ चेंजेस की हैं डी के अंदर, या कुछ मैंने अपडेशन की है डी के अंदर, तो मुझे इसको रीटेस्ट करना पड़ेगा। तो क्या अकेला डी रीटेस्ट करने से काम बचेगा? नेवर। हमें डी के साथ ए को भी टेस्ट करना पड़ेगा, हमें डी के साथ सी को भी रीटेस्ट करना पड़ेगा, हमें डी के साथ बी को भी रीटेस्ट करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडेबल। अगर जितना सॉफ्टवेयर हाईली कपल्ड होगा, जितने कंपोनेंट हाईली कपल्ड होंगे, उनकी अंडरस्टैंडेबिलिटी उतनी ही मुश्किल होगी। यहाँ पे चीज़ों को समझना आसान होगा, जबकि यहाँ पे चीज़ों को समझना उतना ज़्यादा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं बी को अंडरस्टैंड करना चाहूँगा तो मुझे बी की डिपेंडेंसी ए के साथ भी, बी के साथ भी सी की है, मुझे इनको भी समझना पड़ेगा। जब तक मुझे ए बी सी की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मैं अकेला इंडिविजुअल मॉड्यूल जो डी इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो गाइज आई होप कि अभी तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई कि कपलिंग क्या है। तो आई होप कि मॉड्यूलैरिटी का हम पहला पार्ट कपलिंग देखिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कोडिंग एग्जाम्पल भी देखने की कोशिश करेंगे, फिर कपलिंग की तरफ, फिर हम कोडिंग की तरफ मूव करेंगे। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या है, उसमें जो 6 एक्टिविटीज़ हैं वो कौन सी, उसमें कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। मैं सॉफ्टवेयर को हराकर डिकम्पोज करते हैं सब सिस्टम में, और उसके बाद कंपोनेंट्स असाइन करते हैं सब सिस्टम को, उन कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन असाइन करते हैं। इससे किसी चीज़ें हमने देखी थी वो सारी ये थी। और 6 फिर हमने प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्टिव देखे थे, वो कौन से, जैसे हमने देखा था करेक्टनेस है, वेरीफाइबिलिटी, इस तरह की चीज़ें हैं। और उसके बाद हम लोगों ने फिर सॉफ्टवेयर की प्रिंसिपल्स की बात की, उसमें से पहला प्रिंसिपल था मॉड्यूलैरिटी, उस पर हमने डिस्कशन शुरू कर दी है, और उसमें से कपलिंग को आप देख रहे हैं। अभी ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। दैट was our lecture on software design and modularity. तो आई होप एवरीथिंग विल बी क्लियर। अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन है, यू आर वार्मली वेलकम टू आस्क। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।